मुझे पता नहीं क्यों बार बार लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाणक्य नीति को हृदयंगम कर रखा है, कंठस्थ कर रखा है। उनके आप कदमों को देखिए, उनकी रणनीति को देखिए तो आपको चाणक्य नीति की झलक बार बार दिखाई देगी। अभी एक किस बारे में बात कर रहा हूं वो बताता हूं। उससे पहले आप देखिए, चाणक्य ने यह कहा था कि हरा पेड़ कभी मत काटो, पहले उसकी जड़ को सुखाओ, जब वो कमजोर हो जाए तब काटो। दूसरी बात चाणक्य ने कही थी कि अपने शत्रु की शक्ति को कमजोर करो, और शत्रु जब कमजोर हो रहा हो उस दौरान अपनी ताकत बढ़ाओ। अब जरा आप 11.5 साल के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देखिए, आपको लगातार ये होता हुआ दिखाई देगा। ये बदलाव का क्रम, इसकी प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उसकी पूरी तस्वीर एकदम से सामने नहीं आती, धीरे धीरे करके टुकड़े टुकड़े में सामने आती है। अब हम लोगों में से कितने लोगों को याद है कि आज से 11.5 साल पहले रमजान के दिनों में दावत देने का चलन आम था। सरकारी पैसे से, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, सरकारी पैसे से इनका आयोजन होता था। हर राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों के तमाम नेता अलग अलग भी इन दावतों का आयोजन करते थे, और ये चलन इतना बढ़ गया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी इसकी होड़ लग गई थी। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी अटल जी के नेतृत्व में, तब वो सरकार भी ऐसा करती थी। अब अचानक आपको दिखा होगा कि ये सब बंद हो गया। भाजपा बंद कर दे ये तो समझ में आ सकता है, विपक्षी दलों की ओर से क्यों बंद हो गया, और कब से इफ्तार की दावतें बंद हो गई? 2014 की बात से। कब से उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ कि सैफई महोत्सव बंद हो गया, जो सालाना उत्सव था। आधा बॉलीवुड उठकर जो है मुंबई से आता था सैफई में, इटावा में। आपने पिछले 8 साल में सैफई महोत्सव देखा है क्या? 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से आखिर ऐसा क्या हो गया समाजवादी पार्टी को? ये तो समाजवादी पार्टी का अपना उत्सव था, और उनके नगर गृह जनपद में था। क्यों बंद हो गया? सरकार ने तो कोई रोक नहीं लगाई, सरकार ने कभी नहीं कहा कि इफ्तार पार्टियां नहीं होंगी। बंद हो गया, सरकारी खर्चे पर बंद हुआ, उस पर सरकार का जोर है, ये समझ में आ सकता है। लेकिन जो लोग निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से करते थे, उन्होंने क्यों बंद कर दिया? उसके अलावा आपको याद होगा कि राजीव गांधी की मृत्यु के बाद सोनिया गांधी कांग्रेस की मेंबर नहीं थी। वो किसी सरकारी या गैर सरकारी पद पर नहीं थी। लेकिन भारत में कोई भी विदेशी मेहमान आए, राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, कोई भी, किसी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष, किसी दूसरे देश का हो, विपक्ष का नेता हो, कोई भी आए, वो देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ सोनिया गांधी से भी मिलने जाता था। और ये काम सोनिया गांधी के लिए कराते थे नटवर सिंह। वह बात अलग है कि बाद में नटवर सिंह से खटक गई और नटवर सिंह अलग हो गए सोनिया गांधी से, लगभग दुश्मनी जैसी स्थिति हो गई। उनकी किताबें वन लाइफ इज़ नॉट एनफ अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि सोनिया गांधी की कैसी तस्वीर उन्होंने पेश की है, किस तरह से बताया है कि वो कितनी क्रूर हैं, भावना शून्य हैं, कैसे बदला लेती हैं। ये सब कुछ विस्तार से है, मैं 2-3 वीडियो में इसकी बात भी कर चुका हूं, वो सब आपको पढ़ने को मिल जाएगा। सोनिया गांधी से अब कोई विदेशी मेहमान क्यों नहीं मिलता है? क्या गांधी परिवार को भूल गए ये लोग, या सोनिया गांधी की रुचि नहीं रह गई मिलने में? जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये चीजें अपने आप नहीं होती, स्वतः नहीं होती हैं। उसके अलावा मैं ऐसे कामों की कम से कम 50-60 कामों की सूची गिना सकता हूं जो 2014 के बाद धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। पत्रकारों की पूरी टोली जाती थी चार्टर्ड विमान में प्रधानमंत्री के हर विदेशी दौरे पर, और हवाई जहाज जैसे ही आसमान में उड़ता था शराब की बोतलें खुल जाती थी। बहुत से लोग तो विदेश में शॉपिंग भी सरकार के पैसे पर करते थे, सरकारी तंत्र के पैसे पर। वो सब बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि सरकार अपने समर्थक पत्रकारों को ले जाती हो, किसी को नहीं ले जाते। एजेंसी के 2 लोग जाते हैं। जो भी चैनल के लोग जाते हैं सब अपने चैनल के खर्चे पर जाते हैं।
ये सब बंद करना इतना आसान नहीं था जितना लगता है। जब ये बंद करने का फैसला किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो अधिकारियों ने उनको डराया, कहा कि इसका बैकलैश होगा, आपको नुकसान होगा, आपके खिलाफ आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश होगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और झुकने से मना कर दिया, ऐसे अधिकारियों की सलाह मानने से मना कर दिया। उसके अलावा पाकिस्तान के साथ किस तरह के रिश्ते हैं ये आप देख ही रहे हैं। शुरू में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो पड़ोसी देशों को बुलाया, उनके राष्ट्राध्यक्षों को, एक कोशिश की कि पड़ोसियों से संबंध सुधारे जाए। नरेंद्र मोदी ने एक मौका दिया पाकिस्तान को भी। लाइफ में, जीवन में सबको दूसरा मौका मिलना चाहिए, शायद इसी नीति के तहत। तो पाकिस्तान को भी न्योता दिया उनके प्रधानमंत्री को, नवाज शरीफ उस समय थे। लेकिन उसके बाद का जो घटनाक्रम है, उसके बाद प्रधानमंत्री को समझ में आ गया कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले। हालांकि नवाज शरीफ से उनकी जो पहली मुलाकात हुई उसमें उन साफ साफ कहा था कि गोलियों के शोर में आपकी आवाज सुनाई नहीं देती है। फिर भारत का नया विदेश नीति का सिद्धांत आया पाकिस्तान के बारे में कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते, और उस पर सरकार आज तक कायम है। और पाकिस्तान को जिस तरह का जवाब दिया गया, पहले सर्जिकल स्ट्राइक से, पाकिस्तान के अंदर घुसकर, डिप्लोमेटिक स्तर पर जो हुआ वो तो हुआ ही, उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक, पीओके में घुसकर, तब तक ये माना जा रहा था कि भारत जो है ये हिम्मत नहीं करेगा, ये ऐसा कदम नहीं उठाएगा कि पाकिस्तान का जो मुख्य हिस्सा है यानी पंजाब में इस तरह का कोई ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने वो मिथ भी तोड़ दिया, वो मिथ्या धारणा उसको भी ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान के दिल में घुसकर पंजाब में एयर स्ट्राइक की, उनके 13 में से 11 एयरबेस खत्म कर दिए, जिनकी मरम्मत आज तक चल रही है। 10 मई को हुआ था ये, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 20 नवंबर है। आप जोड़ लीजिए कितने महीने हुए, अभी तक मरम्मत नहीं पूरी हो पाई है उनकी, इस तरह का नुकसान किया है। तो आप देखिए ताकत क्या थी भाजपा के विरोधियों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधियों की और भारत विरोधियों की। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी नैरेटिव गढ़ने की ताकत, उनका इकोसिस्टम, प्रचार तंत्र पर उनका कब्जा, मीडिया के बड़े सेक्शन पर उनका कब्जा, विदेशों में जो मीडिया है जो भारत विरोधी है उससे उनका संबंध, प्रगाढ़ संबंध। भारत में कुछ हो तुरंत, वैसे भारत का कहीं जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन भारत विरोधी कुछ हो, मौका मिले उनको अगर, तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। अब उन लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि विदेशी मीडिया में भी भारत के पक्ष में छपने लगा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जड़ को नहीं काटा। ये जो इकोसिस्टम के लोग थे, इनको चाहते तो किसी न किसी मामले में जेल भेज सकते थे, इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। किसी एक को हाथ नहीं लगाया, चाहे जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के या 11.5 साल से जब से वो प्रधानमंत्री हैं। किसी एक मीडिया हाउस के खिलाफ, किसी एक पत्रकार के खिलाफ व्यक्तिगत रंजिश की भावना से कुछ भी नहीं किया। लेकिन कानूनन जो हो सकता है, जो कानून और संविधान कहता है, उसके मुताबिक भी मेरा मानना है कि बहुत कम किया। जितना किया जाना चाहिए था उतना नहीं किया, लेकिन जो किया उसका असर दिखाई देना शुरू हो गया है। आपने देखा होगा कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो अक्सर कुछ प्रबुद्ध लोग, जो अपने को प्रबुद्ध कहते हैं, वास्तव में भारत विरोधी जो थे, उनमें कुछ न्यायाधीश, कुछ इंटेलेक्चुअल्स, कुछ आईएएस आईपीएस अधिकारी और कुछ अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ, ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ संयुक्त रूप से बयान देते थे, उनकी सरकार के खिलाफ बयान देते थे। इधर से चुप्पी रहती थी, कोई जवाब नहीं आता था। उधर की ताकत का आलम यह था कि आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल जाते थे आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए, वो फांसी जिसकी सजा जो है सुप्रीम कोर्ट ने ही सुनाई है और जिसको माफी देने से राष्ट्रपति ने मना कर दिया है, और सुनवाई होती थी। फैसला क्या होता था वो बात की बात है, लेकिन उनकी पहुंच थी।
उस इकोसिस्टम के लोगों को गिरफ्तारी से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते थे। धीरे धीरे मौसम बदला। मौसम भी धीरे धीरे ही बदलता है। अचानक बदलता है तो तूफान आता है। अभी तूफान नहीं आया है, मौसम में बदलाव ही हो रहा है। पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूं, 2-3 सालों से, शायद उससे ज्यादा नहीं। और आज का जो वीडियो बना रहा हूं उसका संदर्भ वही है। 272 प्रबुद्ध लोगों ने, जिनमें पूर्व न्यायाधीश हैं, पूर्व राजदूत हैं, पूर्व IAS IPS अधिकारी हैं, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, इन सब लोगों ने संयुक्त रूप से एक बयान जारी किया है और बयान जारी करके राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था पर बिना सबूतों के आरोप लगाना यह जनतंत्र को कमजोर करना है। चाणक्य ने यह भी कहा था, जो दुश्मन है उसके वारिस को कमजोर करो। तो हालांकि इस मामले में शायद चाणक्य ने इतना सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी कोई जो है वारिस हो सकता है जो अपने आप को ही कमजोर करता रहता हो। राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उनको कमजोर करने की जरूरत नहीं है। बस इतना है चाणक्य की दूसरी नीति कि जब दुश्मन अपना नुकसान कर रहा हो तो उसे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए राहुल गांधी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो राहुल गांधी निर्बाध रूप से अपना काम करते रहते हैं। राहुल गांधी भारत को कांग्रेस मुक्त बनाने के अभियान में जुटे हुए हैं। हालांकि इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, लेकिन इस अभियान को राहुल गांधी ने अपना लिया है और वो जितनी तेजी से काम कर रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट पर उतनी तेजी से काम नहीं कर सकते थे। तो राहुल गांधी रात दिन उसी काम में लगे हुए हैं। वो विपक्ष को, अपने विरोधियों को बिना मांगे हर समय मौका देते हैं। कब वो विदेश चले जाएंगे और किस देश में जाएंगे, उस देश से भारत के संबंध कैसे हैं, उस देश में क्या होता है, उस देश में किस तरह के लोग जाते हैं, ये सब कुछ लोगों को पता चलता है। वो जो आभा मंडल था गांधी परिवार का कि अदालत में हमें नहीं बुलाया जा सकता, याद रखिए इंदिरा गांधी की हत्या की चश्मदीद गवाह थी। गोली की आवाज सुनने के बाद सोनिया गांधी भागकर घर से निकल कर आई थी और इंदिरा गांधी के लहूलुहान शरीर को लेकर एम्बेसडर कार में एम्स गई थी आर.के. धमन के साथ। और मतलब उस समय की हालत देखिए कि प्रधानमंत्री आवास में एक एम्बुलेंस तक नहीं थी। यह था कांग्रेस के राज का हाल। अपने ही सरकारी आवास में प्रधानमंत्री को गोलियों से भून दिया गया। यह थी सुरक्षा व्यवस्था कांग्रेस राज की। लेकिन उन सोनिया गांधी को जब तक ट्रायल चला इंदिरा गांधी की हत्या का, कभी गवाही के लिए बुलाया नहीं गया अदालत में। जांच आयोग बना, जांच आयोग ने भी उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं समझी। तो यह रुतबा था सोनिया गांधी का। दूसरा, दिमाग में यह था परिवार के लोगों को कि हम लोगों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आजीवन उनको मिल गया था SPG कवर। जो कानून बना था SPG का राजीव गांधी के समय में, वो केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए था। तो राजीव गांधी को लगा होगा कि भाई आजीवन प्रधानमंत्री तो हम ही रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, हमारे परिवार का कोई रहेगा। तो प्रधानमंत्री पद तो कहीं बाहर जाने वाला नहीं है, तो इसलिए और किसी के लिए व्यवस्था की नहीं। लेकिन कांग्रेस में गुलामी की आदत। राजीव गांधी की हत्या के बाद संसद से प्रस्ताव पास करके SPG एक्ट में अमेंडमेंट किया गया कि सोनिया गांधी और उनके बच्चों को सुरक्षा मिलेगी SPG की। किस हैसियत से? आमतौर पर सुरक्षा तो थ्रेट परसेप्शन के आधार पर दी जाती है और उसको रिव्यू करती है हर साल होम मिनिस्ट्री। ये सब कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं अपनाया गया और फिर अमेंडमेंट कर दिया गया कि इनको आजीवन SPG सुरक्षा मिलेगी। अमित शाह गृह मंत्री बने, खत्म कर दिया, कहा सुरक्षा मिलेगी, इनका थ्रेट परसेप्शन है, हमारे पास ऐसी रिपोर्ट है, लेकिन SPG की सुरक्षा नहीं मिलेगी। SPG की सुरक्षा की व्यवस्था केवल प्रधानमंत्री के लिए। जब यह फैसला किया मोदी सरकार ने, अमित शाह ने गृह मंत्री बनने के बाद, तब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा कभी हो भी सकता है या कोई सोच भी सकता है, लेकिन हो गया। पहले इस परिवार के लोग अगर विमान से जाते थे,
पहली बात तो कमर्शियल फ्लाइट से जाते नहीं थे, चार्टर्ड फ्लाइट से जाते थे। कौन खर्चा उठाता था मालूम नहीं, वो आज भी मालूम नहीं है। इनकी गाड़ी सीधे टरमैक तक जाती थी, यानी विमान का जो सीढ़ी लगी होती है वहां तक जाती थी, चाहे जब विमान पर सवार होना हो या उतरकर फिर बाहर आना हो। अब सबके साथ लाइन में लगते हैं बोर्डिंग के लिए। अगर किसी रेगुलर फ्लाइट या कमर्शियल फ्लाइट से जा रहे हैं और चार्टर्ड फ्लाइट से भी जा रहे हैं तो सिक्योरिटी चेक के लिए लाइन में ही लगना पड़ता है। उसके अलावा नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरे उनके साथी कांग्रेस पार्टी के, उनको अदालत में पेश होना पड़ा। और नेशनल हेराल्ड केस में ही ईडी से घंटों घंटों पूछताछ के लिए पेश होना पड़ा। ये सब बातें 2014 से पहले अकल्पनीय थी। राहुल गांधी को अमेरिका में किस तरह से एयरपोर्ट पर जब वो पकड़े गए थे तो किस तरह से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने और खास तौर से ब्रजेश मिश्रा ने बचाया था, ये कहानी अब आम हो चुकी है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इसका पूरा डिटेल कई बार वीडियो में बता चुके हैं। वो सब कुछ बंद हो चुका है, अब उस तरह का कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो इन 272 लोगों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि बिना किसी प्रमाण के चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाना ये जनतंत्र पर प्रहार है। जनतंत्र विश्वास से चलता है। चुनाव आयोग पर इस तरह का हमला करके आप उस भरोसे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कहा कि ये नुकसान केवल चुनाव आयोग का नहीं होगा, पूरे देश का होगा, जनतंत्र का होगा अगर ऐसा होता है। और एक तरह से राहुल गांधी को चेतावनी दी कि वो इस हरकत से बाज आए। उनके पास कोई प्रमाण है तो पेश करें। लेकिन राहुल गांधी, वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गए, अब भी उनकी गर्दन की ऐंठन बची हुई है कि हमको प्रमाण देने की जरूरत क्या है, हमने बोल दिया वही प्रमाण है। यही गलतफहमी उनके पिता को थी जब संसद में बोला था बोफोर्स तोप की खरीद में कोई दलाली नहीं ली गई। उनको लगा कि मैंने बोल दिया पूरा देश मान लेगा। ये नेहरू के समय से चल रहा है। मैंने एक बार क्या 2 बार पहले भी बताया है कि गोविंद वल्लभ पंत जब गृह मंत्री थे तब उन्होंने कहा था, और किस मामले में कहा था, जीप घोटाले के मामले पर, जब उसकी जांच की रिपोर्ट आई थी और चुनाव होने वाले थे। ये नवंबर-दिसंबर 1956 की बात है, 57 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट आ गई है, उसमें माना है जांच कमेटी ने कि इसमें गड़बड़ी हुई है, घोटाला हुआ है, और कहा है कि इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। हमने रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है, जांच आगे नहीं कराएंगे। विपक्ष चाहे तो इसको मुद्दा बना सकता है चुनाव में। बाद में लोगों ने पूछा कि ये क्यों बोला आपने, तो उन्होंने कहा ये देश वही बात मानता है जो नेहरू बोलते हैं। तो ये गुरूर जो है, ये घमंड, ये अहंकार वहां से चला आ रहा है, उस पीढ़ी से चला आ रहा है कि हमारे परिवार का सदस्य जो बोलता है भारत देश उसी को मानता है। उनको पता नहीं चला कि कब उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, कब मौसम बदल गया। मौसम तो बहुत तेजी से बदल रहा है, बस तूफान आने की देर है। जब ये बदलाव की प्रक्रिया एकदम बहुत तेज हो जाएगी तब तूफान आएगा। तब तूफान में आपको दिखेगा ये बड़े बड़े पेड़ ढहते हुए दिखेंगे।